रूप से जितने भी हमारे ये एक्सप्रेस वे, इसके किनारे हमारा लक्ष्य है कि हम 12,700 एकड़ लैंड एक्वायर करके उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करें। वहां पर इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक लक्ष्य है। इसमें से अभी तक 10,922 एकड़ जमीन हम ले चुके हैं। 27 क्लस्टर इसके लिए बनाए इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह से ये जो अभी हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 272 सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना की गई। इसमें राज्य सरकार का जो संभावित व्यय है वो मैंने बताया। इसमें खास तौर से जनपद सुल्तानपुर में उद्योगों की स्थापना से जनपद का विकास होगा तथा जन सामान्य को जनपद में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो जो एक्सप्रेस वे बने हैं उसके किनारे इस प्रकार से लैंड लेकर और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन हो और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी के अवसर भी सृजित होते हैं। दूसरा है, ये भी इंडस्ट्री विभाग का है, झांसी लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना को विकसित किए जाने के संबंध में बीडा क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर तथा जनपद झांसी के समीप महत्वपूर्ण स्थलों तक प्रदेश एवं देश के अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित द्रुतगति यातायात आवागमन हेतु झांसी की लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना का विकास 7,968.30 करोड़ से आज मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। 968.30 7,968 जी 103 किलोमीटर होगा लंबाई जी। बीडा क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर झांसी के समीप महत्वपूर्ण स्थलों तक प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित द्रुतगत यातायात आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण के क्रियान्वयन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे जी। ये उससे लिंक करेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जालौन जनपद से झांसी तक। ये तीसरा है, गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू 8 लेन आज मंत्री परिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से 30 किलोमीटर तो उत्तराखंड में पड़ेगा, ये बाकी हमारे क्षेत्र में पड़ेगा। ये पूरा है जी 10,761 करोड़ से उत्तराखंड की सीमा पर स्थित जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय मार्ग NH-34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा। एक तरीके से प्रयागराज से और हरिद्वार तक ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 30 किलोमीटर का नहीं बनाएंगे, यूपी अपने खर्चे से बनाएगा। है 30 किलोमीटर का पैच वहां तक जाएगा। टोटल है जी 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 बिजनौर से निकलेगा जी जी नहीं ये, लेकिन बनेगा प्रयागराज से बिजनौर तक तो बना हुआ है। तो बिजनौर जहां से ये टच करेगा बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा। लगभग 100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और 30 किलोमीटर उधर है जी जी।
नहीं, उत्तराखंड से एक एमओयू होगा, उसका जो टोल है वो भी हम लेंगे। तो पैसा अभी हम लगा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश पैसा लगा के वहां तक पहुंचाएगा उस मार्ग को, और टोल भी हम ही लेंगे, इसलिए एक एमओयू होगा उससे। उन्हें मना करने का क्या ग्राउंड है भाई? वो तो हम खुद ही दे रहे हैं उन्हें, हम उसके लिए तैयार। मेन चीज तो अर्थ है, तो जब पैसा लगा रही उत्तर प्रदेश सरकार तो फिर सहमति तो है ही। जी, मिल गई सहमति। ये लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 4 मई 26 को संपन्न बैठक में जो की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया। इसके तहत जो हमारी 8 यूनिट हैं उनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होगा। यह है सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जी, ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बनेगा 605.37 करोड़ की लागत से। शाल्विस स्पेशलिटीज लिमिटेड ये 297.30 करोड़। साउंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 225 करोड़। ये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। वृंदावन वाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड 436.12 करोड़। जुआरी एनबीएन बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 294.72 करोड़। पसवारा पेपर्स लिमिटेड 315 करोड़। सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड 363.94 करोड़। माउंट एवरेस्ट ब्रूवरीज 363.52 करोड़। ये जो है 3 को, ऊपर वाले 3 को तो लैंड हम देंगे और बाकी सबकी निजी भूमि है। ये लगेगा निजी भूमि वाले हैं 4 वाले बाराबंकी में, जुआरी वाले लखीमपुर खीरी में, पसवारा पेपर लिमिटेड हाथरस में, सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड मथुरा में और माउंट एवरेस्ट ब्रूवरीज लिमिटेड उन्नाव में। ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया। इनका सबका बता तो दिया आपको, सबका अलग अलग बताया। हाँ, लगभग 2800 करोड़ रुपए का निवेश है। इसके साथ ही एक एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेश पूंजी एफसीआई फॉर्चून ग्लोबल 500 इंडिया 500 प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 19/12/25 को और 7/2/26 को संपन्न बैठक में जो संस्तुति की गई थी, आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अनुमोदन दे दिया। ये 3 कंपनियां हैं, मेसर्स एग्रेस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, ये हैं, इन्होंने 794.27 करोड़ है लेटर ऑफ कंफर्ट, इसको जारी हो रहा है। आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है बिजनौर में। मेसर्स कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह है एल्युमिनियम बेवरेज कैनों का विनिर्माण 1573.62 करोड़ उन्नाव में। मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह है 238.15 करोड़ कानपुर देहात में। ये तीनों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है।
उत्तर प्रदेश में माता पिता के लिए खास तौर से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अध्याय 6 के नियम 22 के पश्चात नया नियम 22 खा और 22 गा को जोड़ने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। ये वरिष्ठ नागरिक नीति के अंतर्गत जितने भी माँ बाप हैं खास तौर से उनको अपने बच्चों को जो लोग उनका सम्मान न करें या उनको प्रॉपरली ट्रीट न करें तो उनको बेदखल करने का अधिकार दिया गया है। 22 खा और 22 गा में इसमें प्रक्रिया दी गई है। इसमें संशोधन जो है उसकी बेदखली की प्रक्रिया तय की गई। अधिकरण आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली का आदेश कर सकता है कि संपत्ति खाली कर दी जाए। एक टोल नंबर भी देंगे कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को जाना आना संभव न हो तो उस टोल नंबर पर मिलाकर इसकी कंप्लायंस की जाए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को अनुवर्ती माह के 7वें दिन अग्रसारित की जाएगी। इसमें 30 दिन के अंदर जो है सुनवाई होगी और उसके बाद आप अपील अगर चाहेंगे तो 30 दिन के अंदर अपील हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि लटकाए रखे बरसों तक, इसलिए टाइम बाउंड किया गया है इसको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कृत्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करके एसडीएम भी हो सकते हैं, एडीएम भी हो सकते हैं। ये रूल्स में आएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि डीएम कोर्ट से अगर हो गया डिसाइड हो गया कंप्लायंस करने के लिए तो उनको ऑप्शन खुला रहेगा सेशन। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत काम है रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को अगर अधिकृत कर देंगे, फिलहाल अप्लाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही होगा। जब वरिष्ठ अधिनियम इतना टफ बना दिया गया है तो जो माँ बाप की डेथ हो जाती है और वो मुकदमा उनका चल रहा है उस अवस्था में वो मुकदमा चलेगा या उसको 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 कर दिया जाएगा। अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। जब चर्चा हुई तो पहले आप ही बताएंगे। किसे नहीं, पहले बताएं हमने कहा से। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने के संबंध में, जो किसी वजह से अगर जो लोग समय पर नहीं अप्लाई कर पाए या जिनका रह गया, ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जो छात्र बचे हुए थे उन लोगों की छात्रवृत्ति देने की बात चल रही थी। उसको आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। इसमें 3,16,057 छात्र हैं और 551 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि है। समाज कल्याण विभाग का सामान्य वर्ग में 91,078 छात्र हैं। इनको 163.42 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 64,971 है। इन्हें 58 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। 64,971 तो छात्र हैं, 58.17 करोड़। अनुसूचित जनजाति में 5,192 छात्र हैं। उनको 9.21 करोड़ रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग में 1,36,136 छात्र हैं। इनको 300 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। एक 1,36,136 छात्र हैं, 300 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए अब मुक्त होने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। अल्पसंख्यक वर्ग के 18,680 छात्र हैं। उनको 21 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जिस पर सहमति है।
ये कुल मिलाकर 3,16,057 छात्रों की संख्या है और 551 करोड़ 85 लाख रुपया इसमें मंत्री परिषद के द्वारा सहमति दी गई कि इनको छात्रवृत्ति के रूप में जो बचे हुए लोग हैं जिनको नहीं मिल पाई उनको दे दी जाए। जी ये 25-26 का है जी, जो रह गए, जो बच गए, मैंने शुरू बता दिया। नौ नंबर स्थगित हो गया, 13-14 स्थगित हो गया, 16 वो हमारी परिवहन विभाग का दयाशंकर जी कर गए। हाँ, जनपद मैनपुरी में 11-12 जो है वो जन सेवा केंद्र है, परियोजना उत्तर प्रदेश जन सेवा नहीं है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। ये नियमावली है सहायक विकास, आधे जैसे 50% डायरेक्ट भर्ती से और 50% संशोधन से प्रमोशन लिए जाए, ऐसा है। इसके ऊपर बोलना नहीं है, पहले जो बोलना है वो वाले पहले ले लीजिए। 50% मैंने बता दिया मोटे तौर पर, उसके यह है कि 50% डायरेक्ट भर्ती से और 50% जो सहायक विकास अधिकारी हैं उनको प्रमोशन से लिए जाएंगे। उसमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा टिकलिश नहीं है। 13 स्थगित, 14 स्थगित। किसके? आज अपने आप को मंत्री परिषद के ऊपर जो सहमति हुई है उसी तक कन्फाइन रखिए। जी साहब, अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ा निवेश का कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये जो है जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार के निकट पर्यटन विकास हेतु 6 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि को पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश में कई पक्षी विहार हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कन्नौज में है, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, हमीरपुर में, और लाख बहोशी पक्षी विहार उन्नाव में, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में। इसके लिए खास तौर से मैनपुरी में पक्षी विहार के लिए पर्यटन विकास को 6 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि उसको दी जा रही है। इसका नाम होगा मयंक ऋषि के नाम से। अब मयंक ऋषि पक्षी विहार मैनपुरी के नाम से ही जाना जाएगा। ये एक नया इनोवेशन है। खास तौर से आज मंत्री परिषद ने इसके ऊपर सहमति दी है कि 6 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि इसके नाम कर दी जाए और इसका नाम होगा मयंक ऋषि पक्षी विहार। कोर्ट मैनेजर को ऐसा है, कोर्ट मैनेजर रखे गए हैं, उसका भी कोई वो नहीं है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट मैनेजर सेंट्रलाइज सर्विसेज रूल्स 2026 के प्रख्यापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति शासन के कार्यालय व्याप संख्या 6411 के निर्धारित चयन पर की गई थी। वर्तमान में शासनादेश 3 जुलाई 18 द्वारा कोर्ट मैनेजरों को 70,000 रुपए प्रतिमाह नियत दिया जा रहा था।
2018 को पारित आदेश में कोर्ट मैनेजर विनियमितीकरण पर आदेश निर्भर कर दिया गया। 81 पदों का वेतन बैंड 5400 रुपए। इसमें 81 जो है कोर्ट मैनेजर रखे जाएंगे और इनका वेतन मान पुनरीक्षित कर दिया गया। 5400 ग्रेड पे से शुरू होकर 56,100 से लेकर 1,77,500 ये इनका वेतन कर दिया गया कोर्ट मैनेजर्स के लिए। जी 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 जी। इसके अलावा 23 लोगों हो गया, 24 विवेकानंद सशक्तिकरण 25 लाख वाला हो गया। हाँ, एक राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 19 के बाद 23 विद्याशंकर बता गए, सशक्त वो 60 वर्ष वाला है, और 24 है विवेकानंद युवा सशक्तिकरण 25 लाख टैबलेट वाला भी तो हो गया। नहीं हुआ अच्छा, तो 24 वाला बताए थे। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, वो औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास विभाग, अवस्थापना और औद्योगिक विकास। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट क्रय हेतु निविदा से चयनित संस्थाओं को क्रयादेश निर्गत किए जाने के संबंध में आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने ये 25 लाख टैबलेट क्रय किए जाने का जो प्रस्ताव था उस पर मंजूरी दे दी है। इसके जैसे जी पहले 50 लाख बढ़ चुके थे, 50-51 लाख, 25 लाख से ज्यादा जैसे आएंगे वैसे बढ़ जाएंगे, दिसंबर तक बढ़ जाएंगे। एक की क्या कॉस्ट है जी? एक टैबलेट की क्या कॉस्ट है? 17,000 करीब होगी, 16-17,000, लगभग 17,000। 20, 21, 22 नहीं बताना है, ऐसा है। हाँ, एक चीज बता दें विशेष रूप से 25वां 20 उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली, उत्तर प्रदेश उप जीविका सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दिशा नियमावली, प्रदेश सरकार में अभिसूचित उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, यह नहीं तो एक श्रम विभाग का है, 20 श्रम का है, 21 श्रम का है, और जो है IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये तो बता गए मेरे सुनील शर्मा जी 22 नंबर जी। नियमावली में क्या बताएं, नियमावली को ऐसी बोलना चाहिए। खास तौर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों से MBBS BDS परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को जो अभी तक इंटर्नशिप दी जाती थी वो मात्र थी 12,000, अब उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। यह है बस 25वां जी। MBBS और BDS अच्छा, एक जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना के संचालन में रखा हेतु फर्म के चयन के संबंध में, ये जब JP जो इंटरनेशनल केंद्र था उसको एक संस्था को दे दिया गया है। ये 27वां नंबर, 26वां नंबर अनिल सागर बता गए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना को एज वेरियस बेसिस पर संचालन पर रख रखा हेतु उच्चतम निविदादाता फर्म मेसर्स वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चयनित करते हुए अनुषांगिक कार्रवाई हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव आया था, उस पर मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको दे दिया गया है 30 वर्षों के लिए। हाँ जी,
इसमें लगभग 821 करोड़ रुपए का 818 करोड़ रुपए व्यय हुआ था और ये करीब 857 करोड़ रुपए मैं ब्याज के 30 वर्ष में ब्याज ये चुकाएंगे डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले 5% वार्षिक ब्याज की दर से 857 करोड़ रुपया इसका बनेगा जो 30 वर्ष में डेवलपमेंट अथॉरिटी चुकाएगी गवर्नमेंट को। इस कंपनी को ने इसको लिया है इसके संचालन के लिए। कंपनी जो भी पैदा करेगी विकास प्राधिकरण सरकार को ये पैसा देगा 85%। कंपनी को चलाने वाली शर्तें बहुत लंबी हैं, इस शर्तों का डिस्कशन नहीं हुआ। केवल ये है कि भाई उस मंत्रिपरिषद ने जो चयन हुआ था उस पर सहमति दे दी है और ये 857 करोड़ 69 लाख रुपया 30 वर्षों में चुकाएगी ब्याज सहित। ये भी अवगत कराया गया है कि मिनिमम एश्योर्ड गारंटी 5%। देखिए ऐसा है कैबिनेट में मोटी मोटी बातें फैसले होते हैं। अब हर चीज रूल्स के हिसाब से नहीं आप जब ऐसे पूछते हो फिर इतना लंबा बिड डॉक्यूमेंट कौन पड़ेगा। ये 26 पे ही आया, अब ये कैसे रखेगा। कंपनी 30 वर्ष से संचालन करेगी। हाँ, ये ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर की सुविधा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी जिसका प्रयोग जनमानस द्वारा किया जाएगा। जन सामान्य को राज्य स्तर का ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स के साथ मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जी नहीं, हम कोई मिसलीड करने नहीं जा रहे हैं आपको। जो इसमें देखिए ये वो तो मंत्रिपरिषद के सामने इतनी बात आई थी कि बस कि आपने इस पर जो बिड आई उस पर सहमति दे दी एज इज वेरियस के रूप में वो लेंगे और चलाएंगे। धनराशि में सबसे धनराशि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की परियोजना को यथा स्थिति में पूर्ण मानते हुए परियोजना का अंतिमीकरण करते हुए कार्यालय दिनांक 11/11/16 द्वारा स्वीकृत 864 करोड़ रुपए में से 821 करोड़ रुपए धनराशि अब मुक्त हुई थी। स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि 43.25 करोड़ का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में किए जाने की स्वीकृति दी गई। परियोजना को पूर्ण निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए एसओपी निर्धारित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी। 500 करोड़ रुपए परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए अंतर्निहित भूमि साथ ही निर्माण एवं विकास कार्य में अब तक अमुक्त धनराशि 821.74 करोड़ रुपए की परियोजना पूर्ण संचालित न हो पाने के कारण निर्मित स्ट्रक्चर एवं लगाए गए उपकरणों को ओवरहेड डिप्रिसिएशन एवं रखरखाव न होने के कारण कोई अनहोनी घटना घटित होने की संभावना के मंत्रिपरिषद की बैठक 3/7/25 के पृष्ठगत परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित निर्णय लिया गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जेपी सोसाइटी को बंद करते हुए यथास्थिति केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाए। एज इज वेयर इसके ऊपर जेपीएनआईसी शासन द्वारा कुल मुक्त धनराशि 821 करोड़ रुपए 30 वर्षों में जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को 30 वर्षों में चुकाना होगा। 821 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट को चुकाएगा। नहीं, विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित ऋण माना जाएगा जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में सरकार को चुकाना होगा। 4-7 इंडस्ट्री जिसमें जयप्रकाश नारायण इनकी हाईएस्ट बिड आई है। जयप्रकाश इंटरनेशनल सोसाइटी विकसित कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 150वीं बोर्ड की बैठक में आरपीएफ जेपीएनआईसी परीक्षण 27/10/25 को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में 18/3/26 बाद में संशोधित अनुमोदित आरपीएफपी अग्रतर कार्रवाई प्रेषित किया गया। एज इज वेयर 35 वर्षों के लिए निजी संचालक का चयन प्रस्तावित किया गया। ये
35 वर्षों के लिए RFP के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार JPNIC के वेरियस बेसिस पर कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, गेस्ट ब्लॉक, पार्किंग ब्लॉक संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन 35 वर्षों के लिए अलग का प्रस्तावित किया गया। सहमति के आधार पर प्रथम बार 30 वर्ष और द्वितीय बार 25 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। RFP के से यह प्रावधान किया है कि चयनित कृषि संचालक 3 दिवस की पूर्व सूचना पर शासकीय आयोजनों हेतु निःशुल्क रूप से एक कैलेंडर वर्ष 50 दिनों तक परिसर को शासकीय संस्थाओं को आवंटित करेगा। चयनित निजी संचालक को बिना पूर्व अनुमति के स्थापित संरचना परिवर्तन का अधिकार है। एक बात यह क्लियर है कि 30 वर्ष के लिए पहली बार दिया जा रहा है, 25 वर्ष उसको बढ़ाया जा सकता है दोबारा, और एक कैलेंडर वर्ष में 50 दिनों तक के लिए शासकीय संस्थाओं को आवंटित करेगा। मतलब ये गवर्नमेंट के कुछ ये उसको 50 दिन सतस्ता श्रेणी में विकसित मनोरंजन का सुविधाओं के लिए फैसिलिटी स्पोर्ट्स में है जी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो सब अपने जो उनका रेट होगा अपना, उसके हिसाब से लोगों ने वो अपना देंगे जो उन्होंने तय किया होगा। ये 50 दिन तो गवर्नमेंट शासकीय काम के लिए दिया जाएगा। दो निविदादाता वित्तीय खोली जाने पात्र है, तथा 9 से 26 को पात्र निविदादाता वित्तीय बोलियां खोली गई। इसमें खाली इतना लिखा है कि मूल्यांकन के उपरांत मेसर्स वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रक गुड होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सर्वोच्च हाईएस्ट बोलीदाता पाया गया। वो 3 निविदादाताओं ने निविदा में प्रक्रिया में सहभागिता की, 3 लोगों ने सहभागिता की, इनकी हाईएस्ट बोली आई। अवगत कराया गया कि चयनित फर्म अपडेट के प्रीमियम के रूप में 10.11 करोड़ रुपए तब एश्योर्ड गारंटी 6 करोड़ रुपए भुगतान की स्वीकृति दी गई। अवगत कराया गया कि एश्योर्ड 5% धनराशि प्राप्त होनी है।